बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेल टैक्स की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सेल टैक्स को सिखाएंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको पहले एक न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके जहन में एक पिक्चर बने कि सेल टैक्स क्या है। नेक्स्ट फेजेस में मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा विद सेल टैक्स एक्ट 1990 के अगेंस्ट जो डेफिनेशंस हैं, फिर उनके न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं, आईआरएस में इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आज के वीडियो के टॉपिक में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सेल टैक्स क्या चीज है, किस पे लागू होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है, एक्सेल की भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और कुछ की पॉइंट बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। सेल टैक्स एक्चुअली में एक कंज्यूमर से रिलेटेड टैक्स होता है जो कंज्यूमर ने पे करना होता है, और इसके लिए एक जो मीडिएटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो होलसेलर होते हैं, वो उसमें की किरदार अदा करते हैं। और जो कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट्स परचेज करनी होती हैं, यूज करनी होती हैं, उनके अगेंस्ट, जो परचेजिंग के अगेंस्ट, वो सेल्स के अगेंस्ट पैसे कलेक्ट करके एफबीआर को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी कलेक्ट सेल टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स, यानी ये कस्टमर का टैक्स है। कुछ क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड कि क्या ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेल टैक्स एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कंज्यूमर ने ही अदा करना है अपनी परचेजिंग के ऊपर, और इसका वे आउट क्या होता है कि ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर ये आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं स्टेप सेकंड में। और ये कंपनीज जो होती हैं, ये उनका अपना जाती टैक्स नहीं होता, ये होता है कंज्यूमर केयर से रिलेटेड। ये कैसे होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सेल टैक्स के रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये जो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि सेल टैक्स की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं हम कैसे करते हैं, उसमें कौन से की पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मैं आपको व्यू दे देता हूँ। जब हम एक्सेल में बनाते हैं, एक इसमें होता है इनपुट, और उसके अलावा इनपुट मीन जो परचेजिंग से रिलेटेड होता है, और उसमें सेकंड ऑप्शन आती है आउटपुट जो सेल से रिलेटेड होता है। तो जो डिफरेंस होता है सेल टैक्स की कैलकुलेशन में, कि जो आपने चीजें परचेज की होती हैं उसके ऊपर एक हम रेट लगाते हैं, और उसके ऊपर रेट के ऊपर जो अमाउंट आती है वो आपकी जो सेल होती है, सेल अमाउंट, सेल इनवॉइस, उसके अगेंस्ट वो लेस होती है। ठीक है, यानी कि सेल टैक्स की कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो है आउटपुट से इनपुट को हम माइनस करते हैं और रेस्ट अमाउंट को हम जमा कराते हैं। ये कैसे वर्कआउट करता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने एक स्नैपशॉट बनाया हुआ है, जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे एनएक्सआरएफ को कैसे फाइल करते हैं। अच्छा, ये एक मैंने एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल टैक्स एक कंज्यूमर से रिलेटेड टैक्स है जो इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरर में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो है ये कलेक्ट करते हैं और आगे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। ये वैल्यू एडिड टेस्ट भी, इसको एडिड टैक्स भी इसको कहा जाता है कुछ कंट्रीज में। जैसे कि ये लिखा हुआ है आउटपुट टैक्स, ये कलेक्ट करवाया जाता है, और ये परचेज पे जो हम टैक्स अदा करते हैं स्टेज पे, उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो सेल के ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं इसको हम आउटपुट कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो आउटपुट माइनस इनपुट है। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज सेल की, ये मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, और कंपनी ने कंज्यूमर के बिहाफ पे टैक्स जमा कराना होता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक कंज्यूमर को एक फैन जो है जिसकी अमाउंट 50,000 है और एक कूलर है जिसकी अमाउंट 50,000 है, वो सेल करना है। तो जो कंपनीज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर का टैक्स काट के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एफपीआर में जमा करवाएं। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये क्योंकि आपकी ड्यूटी थी सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक, तो अगर आप ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो वो आपसे ये चीज कलेक्ट करेंगे। ये जिम्मेदारी है, इस वजह से ये कंज्यूमर से लेके जमा करवाया जाता है। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पे एग्जांपल में देखें, ये 1 लाख रुपीस की वैल्यू थी, और जो कंपनी, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जब ये आगे प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, तो वो 18% जो अभी रेट चल रहा है, डिफॉल्ट रेट,
वो उसको काटेगा और अपनी जो इनवॉइस, एक्चुअल इनवॉइस है अपनी, उसमें ये वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि ये पैसे उसके अपने हैं, ये पैसे उसके अपने नहीं, ये इसमें वो कलेक्शन का एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है और गवर्नमेंट को उसने जस्ट ये अदा करने हैं। तो ये क्या करेगा, जो कस्टमर से पेमेंट लेगा उसमें 1 लाख रुपीज अपनी अपनी इनकम से, अपनी सेल से रिलेटेड लेगा, और रेस्ट 18% जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए सेल टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर लागू की है, ये 9,000 भी कलेक्ट करेगा, और 1,18,000 रुपया वो कस्टमर से लेगा, और 19,000 रुपया ये जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, और 1 लाख रुपया ये उसकी रिसीट्स होंगी। अच्छा, इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन में जो सेल पे होगा टैक्स, उसको हम जो ये वाली जो सेल के ऊपर अमाउंट अगर वो पे करेगा उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जो परचेज के ऊपर अगर करेगा तो उसको हम इनपुट कहते हैं। अच्छा, दो चीजें कॉन्सेप्ट और है, एक है जो हम इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में क्या फर्क है। इनकम टैक्स एक तो ये एनुअल होता है, इनकम टैक्स एनुअली हम अदा करते हैं अपनी आमदन के ऊपर, और ये जो सेल टैक्स है ये हम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, और ये मंथली रिपोर्ट होता है, ये मंथली होता है। और उसके अलावा ये है कि ये जो इनकम टैक्स होता है ये क्योंकि आपने अपनी आमदन के ऊपर देना होता है, और ये डायरेक्ट टैक्स है। वेयर एज सेल टैक्स, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि कंपनीज एज ए मीडिएटर्स अदा करती हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और वो कस्टमर का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराती है, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से पैसे लिए जाते हैं। इस एग्जांपल को और फर्दर एक्सप्लेन मैं करता हूं, जैसे एक एक्सेप्ट कंज्यूमर। अच्छा, मिस्टर आबिद है, मिस्टर आबिद साहब ने एक चीज परचेज की मिस्टर उमैर साहब से। अच्छा, ये परचेजिंग के ऊपर है तो ये बिल्कुल इनपुट होगा, और मिस्टर आबिद ने पेड इनपुट टैक्स टू उमैर, और ही आल्सो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हसीब, और उसने उसके बाद वो चीजें पर सेल कर दी मिस्टर हसीब साहब को, और वहां से उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लिया, और विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक में या एफबीआर को जमा करवा दिया। यानी कि एक बंदा जो परचेजिंग के ऊपर टैक्स अदा करेगा वो इनपुट होगा, और जो वो सेल के ऊपर अदा करेगा और बाद में गवर्नमेंट को जमा कराएगा उसका डिफरेंस, वो हम उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। फर्दर आगे एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैंने और बनाई है, जैसे कि मिस्टर वाई ने परचेज की कोई गुड्स 1 लाख रुपए की, और उसने मिस्टर जेड को सेल कर दी, और उसमें 18,000 रुपए उसका इनपुट था, और गुड जब मिस्टर एक्स को उसने बेची तो वो उसने क्या किया, उसने सेल प्राइस में अपना कुछ मार्जिन भी ऐड किया। जैसे 1 लाख रुपए की चीज थी, उसमें 18,000 रुपया तो उसमें टैक्स था, उसमें कुछ उसने अपना मार्जिन ऐड किया, और 1,20,000 मिस्टर एक्स को बेचा। जब एक मिस्टर एक्स को बेचा तो उसमें भी उसने अपना कुछ आउटपुट टैक्स उसमें से उसको कलेक्ट किया। ये कैसे वर्कआउट होता है, जैसे कि 1 लाख रुपए की आइटम थी, उसमें 18% टैक्स, 1,18,000 हो गया, और जब उसने 1,20,000 की जो चीज बेची उसमें उसने 21,600 रुपया 18% के हिसाब से ये टैक्स जो है वो इसमें ऐड करेगा, और ये अमाउंट जो है ये 1,41,600 हो जाएगी। यानी इनपुट के लेवल पे 1,18,000 बना, और आउटपुट लेवल पे 1,41,600 बना। तो जो लायबिलिटी होगी गवर्नमेंट को वो क्या कैसे पे होगी, जो परचेज के टाइम पे टैक्स होगा 18,000, और जो सेल के टाइम पे होगा 21,600, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया हुआ है कि जब सेल टैक्स की जो लायबिलिटी बनती है, अगर आपसे कोई पूछे तो सेल्स माइनस परचेज, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स 21,600 है, इनपुट टैक्स जो है वो 18,000 है, तो ये 3,600 रुपया जो है ये अदा करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखें परचेज और सेल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20,000 रुपया है, ठीक है। तो 20,000 को अगर हम डायरेक्टली 18% करें तो ये 3,600 रुपया बनता है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे इसको देखें कि सेल का आउटपुट टैक्स और परचेज का इनपुट टैक्स दोनों का जो डिफरेंस है वो भी यही चीज आइडेंटिफाई कर रहा है। तो दोनों तरीके से अगर आप निकालेंगे तो वो वही फिगर आएगी। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं, ये लास्ट स्लाइड है, फर्दर जो है इसके की डेफिनेशंस जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, सेल्स के ऊपर जो टैक्स होता है इसको इन अ सेंस ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स भी आप कह सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसमें आपको दिखा रहा हूं कि एक इंपोर्टर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और उसके बाद कंज्यूमर है। मैंने जैसे आपको बताया जो टैक्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अदा होना है वो कंज्यूमर का होना है, लेकिन इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर क्या करेंगे, अपने एंड पे जो चीज परचेज करते रहेंगे और जो सेल करते रहेंगे, अपने एंड का जो टैक्स होगा सेल में से परचेज माइनस करने के बाद वो अदा करते रहेंगे और इवेंचुअली जो टैक्स की लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी कंज्यूमर के पास और वो पेमेंट पार्शियली गवर्नमेंट के पास स्टेज वाइज अदा होती रहेगी और कलेक्ट होती रहेगी और जब वो प्रोडक्ट बिकेगा कंज्यूमर को और वो गवर्नमेंट को वो पैसे पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे एक इंपोर्टर है, उसने मैं इस एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, उसमें कस्टम ड्यूटीज शामिल है। एक इंपोर्टर ने एक चीज इंपोर्ट की 10,000 रुपए की, ठीक है, इसमें तमाम चीजें शामिल है, उसने उस पर 18% टैक्स लगा दिया। उसके बाद वो चीज उसने बेच दी होलसेलर को, इंपोर्टर ने होलसेलर को वो चीज बेच दी 10,000 वाली आइटम 12,000 रुपए की, जिसपे उसने इनपुट दिया हुआ था 1,800 रुपया, ठीक है। और जब वो 12,000 रुपए की वो चीज बेच रहेगा 18% के हिसाब से, तो वो सेल के वक्त कितना टैक्स दे रहा होगा? 2,160 रुपए। तो जब वो अपनी इंपोर्टर जो है अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो क्या करेगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप रिपोर्ट कर देगा अपनी टैक्स रिटर्न में, ठीक हो गया। उसके बाद जो होलसेलर है उसने 12,000 रुपए की चीज परचेज की, उस पर 18% टैक्स लगाया और उसको आगे सेल कर दिया 15,000 रुपए में। जो 15,000 रुपए पे 18% बना वो 2700 रुपया बना। तो अब होलसेलर क्या करेगा, 2700 रुपए में से 2160 रुपए जो उसने इनपुट पे दिया होगा वो आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और रेस्ट वो अपनी रिटर्न में फाइल कर लेगा। इसी तरीके से जो आपका रिटेलर है, होलसेलर ने आइटम 15,000 वाली बेची रिटेलर को, रिटेलर क्या करेगा, उस पे अपनी परचेजिंग इनपुट क्लेम करेगा। अगर वो रजिस्टर बंदे से खरीद रहा है और उस पे 180 दिन से अंदर है, वो भी आपको मैं की पॉइंट्स बताता हूं। तो 2700 वाली चीज जो वो 20,000 में बेचेगा, अपना वो ऐड करके मार्जिन 3600 की उस पे टैक्स बन जाएगा, यानी 20,000 की बेचेगा उस पे 18% 3600 बन जाएगा। तो उसका डिफरेंस जो है वो अदा कर देगा अपनी वो रिटर्न के टाइम पे। अब आप ये देखें कि ये जो टैक्स है 800, उसके बाद 540 और ये 2160, इन सबको जब हम क्यूमुलेटिवली ऐड करेंगे तो ये वही वैल्यू बनेगी जो ये ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर और ये कंज्यूमर का जो टैक्स है, ये स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टेजेस पे काट के गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं। इसी तरह अगर आप हम देखें, एक इसमें टर्म यूज होती है एक्सक्लूडेड सेल टैक्स, एक यूज होती है इंक्लूडेड सेल टैक्स। जो एक्सक्लूडेड सेल टैक्स का मतलब होता है कि इसमें सेल टैक्स शामिल नहीं है। उसके लिए क्या फार्मूला होता है, जो भी सेल टैक्स का रेट प्रिस्क्राइब होता है आपके सेल टैक्स के एक्ट 1990 के अंदर, उस रेट से इसको स्पेसिफिकली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे कहीं ये मेंशन होता है कि ये जो टैक्स है इसमें ये इंक्लूसिव अमाउंट है, इसका मतलब इसमें सेल टैक्स शामिल है। तो मिसाल के तौर पे एक फिगर है, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें लिखा हुआ है 23,600 रुपया, तो इसका मतलब जो डिफॉल्ट रेट होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ये टैक्स, इसको हम टैक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, 18%। तो 0.18 ऊपर रखेंगे और नीचे ये 1.18 से इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आपकी इंक्लूसिव अमाउंट आ जाएगी टैक्स की, इसमें से टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और ये तस्वीर जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये अपने स्टेप्स में टैक्स को इनपुट और आउटपुट के अगेंस्ट का जो डिफरेंस है वो पे कर रहे होते हैं और इवेंचुअली सारा बर्डन ट्रांसफर हो जाता है कंज्यूमर के पास। और इस टॉपिक को आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर पॉइंट्स थ्योरेटिकली और उसके कुछ की एग्जांपल्स के साथ आपको फर्दर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके कॉमन रूल्स अगली बार डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।